हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आज जिस कॉन्सेप्ट को लेकर आपके सामने मैं आया हूँ, जाहिर सी बात है जब आप व्हाइट बोर्ड पर उस सेक्शन का नाम देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में स्ट्राइक जरूर करेगा कि धारा 376 यानी कि जरूर यहाँ पर किसी महिला के अगेंस्ट कोई ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है जिसके इंग्रेडिएंट सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पिनल कोड में दिए गए हैं। यानी कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस महिला के साथ जरूर एक ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ होगा जो कि एक रेप के दायरे में आता है। जाहिर सी बात है, अगर हम 375 को देखें तो पूरा का पूरा जो इंटायर 375 का कॉन्सेप्ट है वो बात करता है सिर्फ और सिर्फ ऑफेंस अगेंस्ट द वुमेन विच फॉल्स विद इन द परव्यू ऑफ ऑफेंस ऑफ रेप। और अगर हम 376 के इंटायर पार्ट को देखें, जिनको बाद में फर्दर ए बी और ई तक वो पूरा का पूरा प्रोविजन गया है, तो वहां पे जब कभी भी हम बात करते हैं कि धारा 376 तो अचानक से हमारे माइंड में एक ओपिनियन क्लिक होती है कि जरूर उस व्यक्ति ने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया हो गया जिसके लिए जो सजा है उसके बारे में अगर हम बात ना भी करें तो भी चलेगा, लेकिन उस व्यक्ति ने जो अपराध किया है वो जरूर बलात्कार या रेप के दायरे में आता होगा। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि पूरे के पूरे धारा 376 के अंतर्गत सिर्फ 2 सेक्शंस ऐसे हैं जहां पर आपको शब्द रेप देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और वो 2 सेक्शन है धारा 376 बी और धारा 376 सी। यानी कि यहाँ पे अगर मैं गलत नहीं हूं तो इंटायर सेक्शन के अंदर आपके सामने कभी भी RAPE वर्ड आपको नजर बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि क्या ये कोई नया सेक्शन है या इसको ऐड ऑन किया गया या इसको पुराने किसी सेक्शन के माध्यम से सब्स्टिट्यूट किया गया। तो ये सेक्शन एक्ट नंबर 13 ऑफ सन 2013 के माध्यम से इसको प्रतिस्थापित किया गया था। यानी कि इससे पहले कोई पुराना सेक्शन जरूर होगा जिसको हमने हटाया और उसकी जगह पर हम इसको लेकर आ गए। और इस सेक्शन के अंदर आपको जो एक शब्द देखने को मिलेगा वो शब्द बेसिकली बात करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। यानी कि यहाँ पर भले ही इसके इंग्रेडिएंट्स में आपको एक चीज देखने को जरूर मिले कि विदाउट हर कंसेंट, और शायद यही वजह है कि अगर आप धारा 375 के होल इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे तो वहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट देखने को जरूर मिलेगा विदाउट हर कंसेंट, और विदाउट हर कंसेंट यहां पर भी आपको नजर आ रहा है। और शायद यही वजह है कि सिर्फ इस एक वाक्य की वजह से भले ही इस सेक्शन के अंदर कभी भी हमने रेप को इंटरप्रेट ना किया हो, ना ही रेप जैसे शब्द को इंसर्ट किया गया हो, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट इसके पनिशमेंट का जो प्रोविजन है वो धारा 376 के दायरे में ही आता है। ये बात अलग है कि अपनी कन्वीनियंट के लिए हमने उसको एक अलग नाम दे दिया, धारा 376 बी। अब आइए चर्चा करते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेक्शन 376 बी, जिसको कि एक्ट नंबर 13 सन 2013 के माध्यम से सब्स्टिट्यूट किया गया था पुराने वाले सेक्शन के तहत। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा गया है वो कहा गया है कि जब कभी भी whoever, यहाँ पे जब आप इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो इसकी शुरुआत ही है कि whoever has a sexual intercourse with his own wife। तो जाहिर सी बात है इसके इंटरप्रिटेशन के अंदर जो whoever शब्द का यूज किया गया है वो शब्द यूज किया गया है किसके लिए? हस्बैंड के लिए। हालांकि सामान्य रूप से हम whoever को ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, या ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, यानी कि जो कोई भी। लेकिन यहाँ पर इस सेक्शन के अंतर्गत जो whoever शब्द को इंटरप्रेट किया गया है वो किया गया है सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड या पति को दृष्टिकोण या ध्यान में रखते हुए। तो जाहिर सी बात है जब कभी भी कोई भी पति का मतलब है कि जाहिर सी बात है वो उसका लीगल हस्बैंड होगा और दोनों के बीच में एक वैलिड मैरिज एग्जीक्यूट हुई होगी पुराने टाइम के दौरान। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब कभी भी कोई भी पति अपनी स्वयं की पत्नी, यानी कि यहाँ पर एक शब्द को और भी आपको बारीकी से देखना है कि विद हिज ओन वाइफ की बात कर रहा है, यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति की पत्नी की बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर इतना आइडिया तो आपको लग चुका होगा कि ये जो एक्ट है जिसको फिलहाल कुछ वक्त के लिए हम ओमिशन के दायरे में रखते हैं, वो ओमिशन करने वाला व्यक्ति कौन है? वो खुद एक हस्बैंड है, और वो जो एक्ट कमिट कर रहा है किसके ऊपर कर रहा है? खुद की पत्नी के ऊपर कर रहा है। तो यहाँ पर सवाल ये होता है कि हमारे यहाँ जो किसी भी धर्म में या किसी भी जाति में जो शादी होती है उसका एक बेसिक ऑब्जेक्ट भी होता है टू एस्टैब्लिश अ सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड टू प्रोक्रिएट अ चिल्ड्रन। यानी कि
यहाँ पर उसका एक ऑब्जेक्ट ये भी हम कह सकते हैं कि आप शादियां करते हैं और इस उद्देश्य से करते हैं ताकि आप आने वाले वक्त में समाज को एक बेहतर नस्ल दे सके और वो नस्ल आप बच्चों के रूप में ही दे सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा कौन सा ग्राउंड है, आखिर ऐसी कौन सी वजह है जहां पर एक पति अपनी पत्नी के साथ अगर फिजिकल इंटरकोर्स या सेक्सुअल इंटरकोर्स की भी क्रिया करता है तो उसको ऑफेंस के दायरे में लाया गया है। तो समझने वाली बात यह है कि भले ही एक सेक्सुअल इंटरकोर्स एस्टैब्लिश हो रहा हो हस्बैंड और उसकी पत्नी के बीच में, लेकिन इस वक्त उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रह रही है, यानी कि पति अलग रह रहा है और पत्नी अलग रह रही है। वो किसी भी वजह से अलग रह सकते हैं या ऐसा भी हो सकता है कि जुडिशरी ने कोई ऑर्डर पास किया हो और वो ऑर्डर फॉल करता है जुडिशियल सेपरेशन के अंतर्गत। तो यहाँ पे वो जो व्यक्ति उस महिला का पति है, क्योंकि फिलहाल अभी तक कोई तलाक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ एक जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास हुई है और उस डिक्री के तहत दोनों को यह आदेश दिया गया कि फिलहाल 1 साल तक या कुछ वक्त के लिए आप अलग अलग रहेंगे, या ऐसा हो सकता है कि उनके बीच कुछ ऐसा डिस्प्यूट राइज हुआ हो जो कोर्ट को भी लगे कि हाँ दैट रीजन इज जस्टिफाइड, और उस आधार पर दोनों को कुछ वक्त के लिए अलग अलग रहने का आदेश पारित किया गया। तो यहाँ पर अगर वो जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को फिलहाल हम हस्बैंड कहते हैं, क्यों? क्योंकि फिलहाल अभी उसका तलाक नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो हस्बैंड है भले ही वो एक सेक्सुअल इंटरकोर्स की एक्टिविटी कमिट कर रहा है अपनी खुद की पत्नी के साथ, लेकिन उसके अंतर्गत उसकी पत्नी की सहमति बिल्कुल भी नहीं है। That means that husband is establishing their physical intercourse with his own wife, but in this case the wife is not or was not a consenting party, यानी कि यहाँ पर उस महिला की जो कि उसकी पत्नी के रूप में है उसकी सहमति बिल्कुल भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है the moment when the wife is going to file a complaint before the concerned police station, तो वहां पर वाइफ को सिर्फ ये कहना है कि हुजूर सेवा में थानाध्यक्ष महोदय, मैं अपने पति के साथ अलग रह रही थी और उसके लिए जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री भी हमारे फेवर में पास हुई है कि कम से कम इतने वक्त तक आप दोनों को अलग अलग रहना है, या हमारे अलग रहने के पीछे कोई और भी खास वजह है। फिर ये मेरे पास आए और इन्होंने बिना मेरी सहमति के मेरे साथ फिजिकल इंटरकोर्स को एस्टैब्लिश किया, यानी कि एट दैट टाइम आई वाज नॉट द कंसेंटिंग पार्टी। तो इस आधार पर अगर ट्रायल चलता है और अगर ये सारी चीजें प्रूफ हो जाती हैं तो वो जो उस महिला का हस्बैंड है उसको जो सजा मिलेगी वो सजा होगी सिंपल इम्प्रिजमेंट, यानी कि साधारण कारावास की सजा होगी। इसके अलावा उस हस्बैंड को जो मिनिमम सजा लॉ प्रिस्क्राइब करता है वो सजा हो सकती है मिनिमम 2 साल की, और मैक्सिमम सजा का जो ड्यूरेशन है वो जाएगा 7 साल का। इसके अलावा यहाँ पर एक फाइन को भी इम्पोज किया जाता है और वो फाइन एक मैंडेट प्रोविजन है, यानी कि ये फाइन उस पुरुष को जो कि फिलहाल उस महिला का हस्बैंड है उसको पे करना ही करना है बिना किसी इफ एंड बट के। लेकिन यहाँ पर अगर आरोप सिद्ध हो जाता है उस पति के ऊपर, उस हस्बैंड के ऊपर जो उस पत्नी या उस वाइफ का लीगली वेडेड हस्बैंड है, या सामान्य रूप से हस्बैंड को हम एक लीगल गार्जियन भी कहते हैं, तो अगर ये साबित हो जाता है कि उसने वो जो एक्ट फिजिकल इंटरकोर्स का कमिट किया था अपनी खुद की पत्नी के साथ, उस वक्त वो और उसकी पत्नी एक जुडिशियल सेपरेशन के डिक्री के आधार पर अलग अलग रह रहे थे या किसी और वजह से वो अलग अलग रह रहे थे, और यहाँ पर जो एक्ट कमिट हुआ है वहां पर उस महिला की सहमति बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो महिला है तो उसकी पत्नी, और शायद यही वजह है कि हेडिंग के अंतर्गत कहीं पर भी आपको रेप शब्द देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो बात की गई है वो बात है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन की। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट इन रिगार्ड्स टू द कंटेंट ऑफ सेक्शन 376B, और इसी के अलावा एक सेक्शन और है जिसका जिक्र 376C में किया गया है, जहां पर भी रेप शब्द को शायद डिफाइन नहीं किया गया है, जिसका डिस्कशन मैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत करूंगा। सो दिस इज द whole concept in context to section 376B of the Indian Penal Code. So if you like the content of this whole concept, so please do comment your opinion. Thank you so much to all of you.